हेलो क्लास 6। तो आज हम करने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ फूड। तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आप इसे समझेंगे तो वन बाय वन लाइन मैं आपको पढ़ के समझाने वाली हूँ। अगर आप इसे समझेंगे तो ये आपको बहुत ही इजी जाने वाला है चैप्टर। और ये चैप्टर ओवर होने के बाद इसकी जो एक्सरसाइज है हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट रह जाता है डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। कंपोनेंट ऑफ फूड का मतलब होता है कि फूड में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, मीन्स कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उसमें, उसके बारे में। फूड से रिलेटेड आप जो फूड खाते हैं उससे आपको कैसे न्यूट्रिशंस मिलते हैं, तो वो सबसे रिलेटेड हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द लोअर क्लासेस वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम दैट वी ईट। वी ऑल्सो आइडेंटिफाई फूड आइटम्स ईटन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दिस ऑन इट्स मैप। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपने छोटे क्लास में, जैसे कि स्टैंडर्ड 5th में, 4th में, आपने कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में भी पढ़े होंगे जिसे आप जानते भी होंगे और आपको ये भी पता होगा कि इंडिया के कौन से पार्ट में वो फूड पाए जाते हैं, राइट। तो अब फिर यहाँ पे दिया हुआ है, अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। अनदर मे बी राइस, सांबर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ अ लेडी फिंगर, भिंडी। येट अनदर मील कुड बी अ अपम, फिश करी एंड अ वेजिटेबल। तो यहाँ पे बोला जा रहा है मील का मतलब होता है खाना, ठीक है। आपका जो खाना है, किसी भी टाइम का खाना हो, मोस्टली तो हम ऐसे खाना जो होते हैं वो लंच टाइम में करते हैं, तो वो किस चीज़ की होती है, मोस्टली वो चपाती होती है, दाल होती है, ब्रिंजल करी। यहाँ पे ब्रिंजल करी एक मतलब वेजिटेबल बताया गया है, इसकी जगह कोई भी करी हो सकता है। उसके अलावा राइस हो सकती है, सांबर है, वेजिटेबल से रिलेटेड कोई भी वेजिटेबल की प्रिपरेशन हो सकती है, मान लो कि लेडी फिंगर जिसे हम भिंडी कहते हैं, और अनदर मील, और दूसरा मील जो है वो करी हो सकती है, फिश करी हो सकती है, अपम हो सकता है, वेजिटेबल हो सकता है। रिलेट सबके घर में अलग अलग खाना रहता है, तो इस तरीके का खाना हम कॉमनली देखते हैं कि हर घर में खाया जाता है, राइट। तो यहाँ पे एक्टिविटी 1 में बोला गया है, आवर मील यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम। हमारे घर में जो मील होती है उसमें एटलीस्ट एक आइटम होता है जो किसी ग्रेन से बना होता है, मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। ग्रेन का मतलब होता है अनाज। अब अनाज की अगर हम बात करें तो अनाज क्या है, राइस है, गेहूं है, राइट, बाजरा है, ज्वारी है, तो ये गेहूं है, ये इसे ग्रेन कहा जाता है। अदर आइटम की अगर हम बात करें तो कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड अ वेजिटेबल। और दूसरी डिश की अगर हम बात करें तो वो दाल हो सकती है, मीट हो सकती है, वेजिटेबल हो सकती है, राइट। इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक, किस तरीके के आइटम्स जो है वो इंक्लूड रहते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि कर्ड, खाने के साथ दही होना, छाछ होना या फिर अचार होना, ये तो कॉमन सी बात है इंडियन घरों में, राइट। सम एग्जाम्पल, उसके अलावा सम एग्जाम्पल ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन आर गिवन ऑन द टेबल 1.1। सेलेक्ट फूड आइटम्स एंड एंटर दिस ऑन टेबल 1.1। तो यहाँ पे बोला गया है कि अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके का खाना खाया जाता है, लेकिन ऐसे जो कॉमन चीज़ें हैं जैसे कि चपाती हो गई, राइस हो गई, कर्ड हो गया, बटर मिल्क हो गया, पिकल हो गया, पिकल मतलब आचार हो गया, ये कॉमन सी चीज़ है जो हमें देखने को मिलती है। अब टेबल 1.1 में आपको कुछ ऐसी चीज़ें दी गई हैं जिसके बारे में हम बातें करेंगे जो अलग अलग रीजन में पाई जाती है, राइट। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल वेराइटीज इन आवर मील। कभी कभी हमारे जो खाना होता है उसमें सब तरीके की वैरायटी आपको खाने में नहीं मिलती है। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, वी मे ईट वॉट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। अगर हम कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जहाँ पे भी हम ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पे जो चीज़ें होगी हम वही चीज़ें खाते हैं। मान लीजिए कि अगर आप उड़ीसा के रीजन में रहते हैं तो आपको वहाँ पे कॉमनली क्या मिलेगा, राइस मिलेगी, मिलेगी, फिश से रिलेटेड डिशेस मिलेगी, आपको वेजिटेबल्स मिलेगी, राइट।
वहीं पे अगर आप महाराष्ट्र जैसी जगह पे आ जाते हैं तो आपको वहाँ पे क्या मिल सकता है खाने के लिए। वहाँ पे ज़्यादातर चपाती, बाजरा, ज्वारी की रोटी और आपको वहाँ से रिलेटेड जो डिशेस होती है वो खाने को मिलेगी। तो जो उड़ीसा में आपको मिला है वो महाराष्ट्र में मिलेगा ऐसा नहीं है, वो वैरायटी अलग होगी खाने के लिए, राइट। अब ये डिपेंड करता है कि उस रीजन का क्लाइमेट और उस रीजन की कंडीशंस कैसे है, उस हिसाब से वहाँ पे जो उगाए जाते हैं, वहाँ के जो मेन क्रॉप है उस क्रॉप को ही स्टेपल फूड की तरह लोग खाते हैं, राइट। It may not be possible for some of us to eat such a variety of item most of the time। और ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही टाइप की वैरायटी ऑफ फूड आप हर वक्त खाएंगे, राइट। देयर मस्ट बी अ सम रीजन दो why meals usually consist of such a distribution। Do you think that our body needs different kinds of food for some special purpose। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या रीज़न है जिसके वजह से हर जगह का खाना जो होता है वो डिफरेंट होता है दूसरों के मुकाबले, राइट। दूसरों के मुकाबले डिफरेंट होता है, ये किस वजह से है, ये डिस्ट्रीब्यूशन किस वजह से है, सबका खाना एक जैसा क्यों नहीं है। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड। क्या आपको लगता है कि आपका जो बॉडी है उसे अलग अलग तरीके के खाने की ज़रूरत है और इसका स्पेशल पर्पस क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ों का आंसर आपको आगे के जितना भी मतलब आप चैप्टर के अभी पढ़ेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। ऐसा क्या है अलग अलग खाने में जो उसमें होता है और हमें अलग अलग खाना खाना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम यहाँ पे जो टेबल दिया गया है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे टेबल 1.1 में दिया गया है सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन एंड स्टेट। तो यहाँ पे कॉमन मील बताई गई है अलग अलग रीजन के बारे में, अलग अलग स्टेट के बारे में। जैसे कि यहाँ पे 2 स्टेट का एग्जांपल दिया है, पंजाब एंड आंध्र प्रदेश। और यहाँ पे आप अपना स्टेट का डाल सकते हैं, ओके, वहाँ पे क्या खाया जाता है इसे आप फील कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो जैसे कि पंजाब में देख लीजिए कि वहाँ पे अगर अनाज कोई खाई जाती है तो वो है मक्की। मक्की जिसे हम कॉर्न कहते हैं, ठीक है। कॉर्न का मतलब हो गया मक्का, मक्का का आटा, रोटी, ठीक है। रोटी से बनी हुई ग्रेन अनाज की चीज़ें खाई जाती है। अगर हम दाल की बात करें तो वहाँ पे राजमा एंड किडनी बीन्स ज़्यादा खाई जाती है। अगर हम वेजिटेबल की बात करें तो वहाँ पे सरसों का साग, मस्टर्ड लीफ करी जिसे हम कहते हैं वो कॉमन है। वहाँ के लोग कर्ड और घी खाना पसंद करते हैं। अगर हम ग्रेन की बात करें, आंध्र प्रदेश में मोस्टली लोग क्या खाते हैं तो वहाँ पे चावल जो है जिसे हम राइस कहते हैं वो वहाँ का स्टेपल फूड है। तो जाहिर सी बात है आंध्र प्रदेश जो जगह है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे रेन भरपूर मात्रा में होती है और वहाँ की जो सॉइल है वो राइस क्रॉप मतलब राइस एज अ क्रॉप ग्रो करने के लिए बहुत अच्छी है। तो इसीलिए वहाँ का स्टेपल फूड राइस है। वेरस पंजाब की अगर हम बात करें तो वहाँ का जो मिट्टी है वहाँ पे मतलब वहाँ की मिट्टी जो है वो गेहूँ और मक्का उगाने के लिए बहुत अच्छी है। इसीलिए वहाँ का जो मेन स्टेपल ग्रेन है वो मक्का और रोटी है। समझ में आया। और यहाँ पे अगर हम दाल की बात करें तो यहाँ पे तूर दाल की ज़्यादा यूज़ होती है और रसम का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। आपने रसम खाया होगा। अगर आपने रसम खाया है एंड आपको पसंद भी है और आप कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मुझे सुन के अच्छा लगेगा। और कुंद्रू एक वेजिटेबल है, ओके। जो मतलब मैं जिस रीजन से आई हूँ उड़ीसा से, वहाँ पे कुंद्रू जो है वो बहुत ही कॉमन है बिकॉज आपको पता होगा कि आंध्रा उड़ीसा से लग के है एंड वहाँ के लोग बटर मिल्क, घी, पिकल खाना बहुत पसंद करते हैं। जैसे कि ये कॉमन है हर स्टेट में, आपको पिकल जो है, बटर मिल्क जो है, घी जो है वो कॉमनली देखने को मिल जाएगा। चलिए अब आपका कौन सा स्टेट है वो स्टेट डालिए, वहाँ का फूड जो है वो डालिए, मतलब अच्छा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर उड़ीसा डालती हूँ तो उड़ीसा में क्या क्या खाया जाता है उसके बारे में बताइए। जैसे कि वहाँ पे कॉमनली राइस खाई जाती है, दाल में भी तूर दाल और मूंग दाल जो है वो कॉमन खाया जाता है। वेजिटेबल की अगर हम बात करें तो वेजिटेबल जो है वहाँ पे फिश लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। फिर उसके बाद वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें तो बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल साग वहाँ पे मिलती है। और जाहिर सी बात है अदर्स में हम बात करेंगे तो पिकल, बटर मिल्क, ये सारी चीज़ें वहाँ पे कॉमन है। चलिए जो ऊपर का हमने पैराग्राफ छोड़ा था वो पढ़ते हैं। हमें इसमें पढ़ना है व्हाट
सॉरी, हमें इसमें पढ़ना है व्हाट डू डिफरेंट रीजन फूड आइटम कंटेंट। डिफरेंट फूड रीजन जो है वहाँ पे कौन से फूड आइटम पाए जाते हैं। वी नो, यहाँ पे हम ये देखेंगे व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, जो डिफरेंट डिफरेंट अलग तरीके का खाना होता है उसमें ऐसा क्या होता है जो हमें, इससे हमें ये पता चलता है कि हमें अलग अलग तरीके का खाना खाना चाहिए। जैसे कि वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट। अगर आपके घर में कोई भी एक डिश बनाई जाती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंग्रेडिएंट होती है कि नहीं, वन वन से ज़्यादा इंग्रेडिएंट होती है, कोई भी एक चीज़ से नहीं बनाई जाती है। इवन यू मेक राइस, तो कुछ घरों में राइस में भी सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है बनाने के लिए, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट। दिस ingredient contains some component that are needed by our body। इसमें कुछ ऐसे component होते हैं जो हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। दिस कॉम्पोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। उसमें जो पाए जाने वाले कॉम्पोनेंट्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट। अगर हम न्यूट्रिएंट की हिंदी वर्जन मतलब हिंदी शब्द बोलेंगे तो वो होता है पोषक तत्व। पोषक तत्व का मतलब होता है पोषक, मतलब उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है, जो इम्पॉर्टेंट बोलते हैं ना कंपोनेंट है जो आपके बॉडी के लिए बहुत रिक्वायर्ड है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड। मेजर का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में लगती है। कौन सा न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को सबसे ज़्यादा मात्रा में लगती है, वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, राइट। तो जो सबसे ज़्यादा मेजर न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में लगती है, जो फूड लगता है, वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स है और मिनरल्स है। इन एडिशन अगर हम बात करें, फूड जो है उसमें डाइटरी फाइबर्स होना भी बहुत ज़रूरी है एंड वाटर होना बहुत ज़रूरी है। तो डाइटरी फाइबर का काम क्या है, डाइटरी फाइबर का काम है आपके अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं उसे वो साफ करते हैं, समझ में आया। वाटर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी में। डिहाइड्रेट रहना, हाइड्रेट रहना ये बहुत ज़रूरी है आपके बॉडी को। विच ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी, क्योंकि वाटर जो है वो क्लींजिंग का काम करती है, डाइटरी फाइबर जो है वो क्लींजिंग की काम करती है आपके बॉडी में। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स। क्या हर खाने में ये न्यूट्रिएंट्स होता है, नहीं, ठीक है। With some simple food method, we can test whether cooked food or raw ingredient contain one or more these nutrients। तो यहाँ पे हम एक सिंपल मेथड से टेस्ट करके देखेंगे क्या जो कुक्ड फूड होता है या इंग्रेडिएंट होता है उसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होती है क्या। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट आर सिमिलर टू डू कंपेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। तो यही टेस्ट हम जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के साथ करेंगे और उसे कंपेयर करेंगे। लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशन। तो ये सारा टेस्ट और रिकॉर्ड जो है हम अपने ऑब्जर्वेशन में करेंगे, जो टेबल 1.2 में दी गई है। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। For carrying out this test, you will need a solution of iodine, copper sulfate and caustic soda. You will also need a test tube and a dropper. तो यहाँ पे बोला गया है कि ये टेस्ट लेने के लिए आपको एक सॉल्यूशन की ज़रूरत है जो आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा से बनेगा, और उसके अलावा आपको फ्यू टेस्ट ट्यूब की ज़रूरत है एंड अ ड्रॉपर। फ्यू टेस्ट ट्यूब तो आपने अपने लैब में देखा होगा, और ड्रॉपर जो है आपने देखा होगा बच्चों को दवाई खिलाई जाती है ड्रॉपर से बूंद बूंद डाल के, तो उसे ड्रॉपर कहते हैं। तो ट्राई दिस टेस्ट ऑन अ कुक्ड फूड आइटम। तो ये हम कुक्ड फूड आइटम के साथ करेंगे ये टेस्ट, एज वेल एज रॉ मटेरियल के साथ करेंगे जो हम टेबल पॉइंट 2 में दिखाने वाले हैं। यू अ वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन। आप चाहे तो इस ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कीजिए फ्रॉम दिस टेस्ट। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन द टेबल। In this table, you can conduct the test either with this or any other available food item. Do this test carefully and do not try to eat or test any chemical। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको कुछ फूड आइटम जो है वो टेबल में ऑलरेडी दिखाए गए हैं, तो हम जिस
इंग्रेडिएंट के साथ टेस्ट करेंगे। आप चाहे तो इस टेबल में दिए हुए जो दूसरे इंग्रेडिएंट है उसके साथ भी ये टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ये टेस्ट करते समय ना आप उस इंग्रेडिएंट को खा सकते हैं और ना टेस्ट करने के बाद उस इंग्रेडिएंट को खा सकते हैं, और ना ही केमिकल को टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि केमिकल जो होते हैं वो आपके बॉडी के लिए नहीं बनी है, राइट। तो यहाँ पे इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन अ रेडीमेड फॉर्म, अगर ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपको रेडीमेड फॉर्म में नहीं है तो आप अपने टीचर को, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज अ गिवन इन द बॉक्स, आपकी टीचर इसे प्रिपेयर कर सकती है जो इस बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं कि ये जो डिफरेंट फूड आइटम्स जो है क्या उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट एक मेजर न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बॉडी को लगता है कि नहीं, जो ज़्यादा मात्रा में लगता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बहुत तरीके के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। तो आपको जो मेन कार्बोहाइड्रेट आपको अपने मतलब फूड में, खाने में मिलते हैं वो क्या है? स्टार्च के रूप में है और शुगर के रूप में है। तो हमें पता है जो कार्बोहाइड्रेट है वो इंस्टेंट गिविंग एनर्जी फूड है, जो आपको खाते ही साथ एनर्जी देती है। समझ में आया? वी कैन ईजिली टेस्ट इफ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च। अगर आपको लगता है कोई भी फूड आइटम है जिसमें स्टार्च कंटेन है तो आप उससे ये टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। अब मैं कॉमनली आपको घर में बताऊं तो स्टार्च किस में अवेलेबल है? राइस में स्टार्च अवेलेबल है, पोटैटो में स्टार्च अवेलेबल है। तो इससे आप ये जो टेस्ट है ये करके देख सकते हैं। उसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें लगेगी वो यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहली चीज़ जो दी गई है, अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड by adding a few drop of tincture iodine to a test tube half filled with water। तो सबसे पहला प्रिपरेशन आपको क्या करना है? तो यहाँ पे आपको एक डाइल्यूट सोल्यूशन बनाने के लिए बोला है। डाइल्यूट सॉल्यूशन मीन्स मतलब अलग अलग तरीके के जो सॉल्यूशंस है उसे मिक्स करके एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है। और उसमें आप क्या क्या लोगे? आयोडीन, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन बनाना है। और उसमें क्या क्या ऐड करना है? कुछ ड्रॉप ऑफ टिंक्चर आयोडीन, टिंक्चर आयोडीन का यूज़ करना है टेस्ट ट्यूब में, और उसे वाटर से फिल करना है आधा, ठीक है, हाफ फिल करना है और उसमें टिंक्चर सॉल्यूशन डालना है। फ्यू ड्रॉप्स है तो ड्रॉपर से डालेंगे। दूसरा बोला है कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन बनाना है। कैन बी प्रिपेयर्ड, कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन कैसे बनाओगे? कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट लेना है जिसे आप 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में मिक्स करोगे। समझ में आया? ये दूसरा सॉल्यूशन हो गया। तीसरा हो गया 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा लेना है जिसे डिजॉल्व करना है 100 ml ऑफ वाटर, मेक्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है? 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा लेना है जिसे आप डिजॉल्व करोगे 100 ml ऑफ वाटर में, ठीक है, और इससे एक कास्टिक सोडा सॉल्यूशन बन जाएगा। तो चलिए अब हम आगे देखेंगे कि एक्टिविटी में किस तरीके से बताया है कि हम किस तरीके से स्टार्च जो है उसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ एक्टिविटी 2 में आपको बोला है टेस्ट फॉर स्टार्च, मतलब हम कार्बोहाइड्रेट के लिए यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट। तो आपको एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम लेना है या फिर रॉ इंग्रेडिएंट लेना है, ठीक है। उसमें 2 to 3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। तो आप क्या करोगे? जो डाइल्यूट सॉल्यूशन हमने बनाया था आयोडीन का, उसमें आप रॉ मटेरियल में नहीं तो फूड में डालोगे। अगर आप देखोगे इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम, अगर आपको फूड आइटम में कलर चेंज दिखता है और अगर वो ब्लू और ब्लैक में कन्वर्ट होता है तो अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। और ब्लू ब्लैक जो कलर होता है वो इंडिकेट करता है कि इसमें स्टार्च है फूड में। समझ में आया? तो हमने क्या पढ़ा था? जो कार्बोहाइड्रेट फूड होती है उसमें स्टार्च कंटेन होता है।
तो अगर हमें उसका एक्सपेरिमेंट करना है तो उसके लिए हमें डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन का एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। और डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने यहाँ पे पढ़ा था क्या है कि आपको डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन लेने के लिए एक हाफ फिल्ड मतलब टेस्ट ट्यूब लेना पड़ेगा कि एक टेस्ट ट्यूब ले लो, उसे पानी से फिल कर दो हाफ, और उसमें अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आपको टिक्सचर आयोडीन मिलाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा आयोडीन का। और इसे जब आप स्टार्च में डाल के देखोगे और या फूड इंग्रेडिएंट जिसमें स्टार्च होता है या फिर कुक्ड फूड में डाल के देखोगे, अगर वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट होता है देन इट कंटेन कार्बोहाइड्रेट। ओके, अब यहाँ पे बोला है रिपीट द टेस्ट विथ अदर फूड आइटम। आप चाहे तो ये टेस्ट अदर फूड आइटम के साथ कर सकते हैं जो आपको यहाँ पे टेबल 1.2 में दिया गया है। ऑफ दिस कंटेन स्टार्च और नॉट आइदर एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 1.2। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो 1.2 में आपको न्यूट्रिशन प्रोटीन इन सम फूड आइटम यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे आपको बताना है कौन से फूड आइटम में स्टार्च है, कौन से फूड आइटम में प्रोटीन है एंड कौन से फूड आइटम में फैट है। तो अब हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन से हमने अपना कार्बोहाइड्रेट जो कार्बोहाइड्रेटेड फूड है उसका हमने एक्सपेरिमेंट किया। अब हम यहाँ पे प्रोटीन का एक्सपेरिमेंट करेंगे, टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन के लिए अगर हमें टेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। आपको स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड लेनी है टेस्ट करने के लिए। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज सॉलिड, अगर जो फूड आप ले रहे हो टेस्ट करने के लिए अगर वो सॉलिड है, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसका पेस्ट बनाना पड़ेगा। समझ में आया? पहले उसका आप क्या करो, पेस्ट बना लो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट यू नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और अ पाउडर इट। फिर उसे चाहे तो आप ग्राइंड कर सकते हो या फिर मैश कर सकते हो। ग्राइंड का मतलब है आप उसे पाउडर में कन्वर्ट कर लो या फिर उसे उबाल के मैश कर लो। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, और फिर आपको ये क्या करना है, एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में डालना है और इसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट। उसमें आपको 10 ड्रॉप्स वाटर डालना है जो आप ड्रॉपर से डाल सकते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। एंड नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर का इस्तेमाल कीजिए। 2 ड्रॉप्स ऑफ इसमें कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन बनाया था हमने वो डालना है, और 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का जो हमने सॉल्यूशन बनाया था वो डालना है। ठीक है, अब मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि अगर आपको प्रोटीन का टेस्ट करना है तो आप जो इंग्रेडिएंट आपको लगता है उसमें प्रोटीन है वो इंग्रेडिएंट ले लीजिए, उसे आप पीस लीजिए या फिर आप उसे उबाल के मैश कर सकते हैं। मैश का मतलब होता है कि हाथों के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू आप उसे मैश कर लीजिए। एंड फिर उसके बाद एक क्लीन टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसमें 10 ड्रॉप वाटर डालिए, उसे अच्छे से शेक कीजिए एंड फिर उसमें आप जो सॉल्यूशन बनाया गया था कॉपर सल्फेट का, उसका 2 ड्रॉप डालिए और 10 ड्रॉप ऑफ कास्टिक सोडा डालिए। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में ही, और उसे अच्छे से मिक्स कीजिए, शेक वेल। ओके, शेक करने के बाद आप क्या देखोगे, एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट, और टेस्ट ट्यूब को थोड़ा रेस्ट में रख दीजिए फ्यू मिनट्स के लिए। आप क्या देखोगे, व्हाट डू यू सी, डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट, क्या वो वॉयलेट में चेंज हुआ। अगर वो वॉयलेट में चेंज हुआ तो उससे हमें पता चलेगा कि ये जो फूड आइटम है ये प्रोटीन कंटेन करता है। समझ में आया? और अगर नहीं चेंज हुआ तो इट मीन्स इट डज नॉट कंटेन प्रोटीन। ओके, नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन द अदर फूड आइटम। अगर आपको लगता है कि जो दूसरे फूड आइटम्स हैं आपके नज़र में जिनमें आपको लगता है कि प्रोटीन है या नहीं है, आप ये टेस्ट करना चाहते हो, तो आप यही मेथड से वहाँ पे टेस्ट करके देख सकते हो कि जो फूड आइटम आप सोच रहे हैं उसमें ये सारी चीज़ें, मतलब ये प्रोटीन है या नहीं है। ये सारी चीज़ें अगर आपको पॉसिबल हो आपके स्कूल में, अगर आपके स्कूल में लैब है तो आप ये चीज़ करके देख सकते हैं और यहाँ पे ये चीज़ फील कर सकते हैं। समझ में आया? तो चलिए, हमने पढ़ा है कि रो पोटैटो जो है उसमें स्टार्च है, राइट, प्रोटीन नहीं होता, फैट नहीं है।
वहीं पे अगर हम मिल्क की बात करें तो मिल्क में प्रोटीन है, ग्राउंडनट में फैट है, अनकुक्ड पाउडर राइस जो है उसमें भी स्टार्च होता है, एंड कुक्ड राइस जो होता है उसमें भी स्टार्च होता है। ड्राई कोकोनट की बात करें तो उसमें फैट होता है, अनकुक्ड तूर दाल की बात करें तो उसमें प्रोटीन होता है, एंड कुक्ड दाल की बात करें तो उसमें स्टार्च और प्रोटीन दोनों ही होगा। अ स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल, अगर वेजिटेबल की बात करें तो उसमें क्या होगा ये आपको टेस्ट करके देखना है। फ्रूट में देखना है आपको क्या होता है, फ्रूट में स्टार्च भी होता है, कोई फ्रूट जो होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होती है, प्रोटीन भी हो सकती है कम मात्रा में, एंड नाउ बॉइल्ड एग जो है उसमें प्रोटीन होती है। तो ये अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम है जिसे आपको ट्राई करके देखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो यहाँ पे आपको फैट के लिए आप टेस्ट कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, टेस्ट फॉर फैट। आप फैट में कैसे टेस्ट करेंगे? टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, एक छोटी सी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम ले लीजिए, उसे रैप कर लीजिए एक पीस ऑफ पेपर में और उसे क्रश कर दीजिए। मतलब क्या करना है, आपको कोई भी एक चीज़ लेनी है, उसे पेपर में डालना है बीच में, एंड उसे फोल्ड कर दीजिए पूरे अच्छे तरीके से कि वो जो भी चीज़ आपने ली है वो पेपर के अंदर होनी चाहिए, और उसे किसी भी चीज़ से ना ऐसे पटकिए नहीं, तो उसे क्रश कर दीजिए, हाथ से जोर से क्रश कीजिए। तो आप जब उस पेपर को, ध्यान रखिए कि वो पेपर फटना नहीं चाहिए, जब उस पेपर को आप स्ट्रेट करोगे तो आप क्या देखोगे कि उसमें थोड़ा सा पैच है, मतलब ऑयली जैसा कुछ पैच लगा होगा, दाग लगा होगा। होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट, उसे लाइट के अगेंस्ट में आपको होल्ड करना है, और आप देखोगे कि उसमें ना लाइट फेंटली पैच होगी, और इस पैच का मतलब क्या होता है कि आपको जो फूड है उसमें ऑयल कंटेन है, राइट, उसमें फैट है। An oily patch on a paper show that the food item contain fat. The food item may sometimes contain a little water. फूड आइटम जो है वो समटाइम्स लिटिल वाटर भी हो सकता है, तो इसीलिए आप उसे थोड़ी देर के लिए सूखने दें, ड्राई होने दें। Therefore, after you have rubbed an item on a paper, let the paper dry for a while. पेपर को ड्राई होने दें, और फिर आप देखोगे कि जब वो वाटर ड्राई हो गया है उसके बाद अगर आपको ऑयली पैच देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि उसमें फैट कंटेन है। तो इसके लिए आप घर पे भी ये ट्राई कर सकते हैं। मैं इसके लिए आपको एग्जांपल देती हूँ। आप एक पेपर लीजिए, उसमें आप ग्राउंड नट जो होता है उसे डालिए, 4-5 दाना डाल सकते हैं, उसे फोल्ड कर दीजिए और उसे क्रश कीजिए किसी भी चीज़ से। उसे ना जोर से मैश नहीं होगा, क्रश होगा, क्रश कर दीजिए, एंड फिर आप उसे निकाल के देखिए, आपको आराम से उसमें ऑयली पैच मिल जाएगा। इससे पता चलेगा कि आपको कि हमारा जो ग्राउंड नट होता है उसमें फैट का कंटेंट होता है। What do this show? इससे क्या पता चलता है? Are fat, protein and starch present in all the food item that you tested? क्या स्टार्च, प्रोटीन और फैट जो आपने हर चीज़ें ट्राई की उसमें है? Does a food item contain more than one nutrient? क्या एक फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है? Do you find any food item that does not contain any of these nutrients? क्या आपने आज तक कोई ऐसा फूड आइटम्स देखा है जिसमें ये न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है? इसके बारे में पूछा गया है। टेल मी द आंसर इन यस एंड नो। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स। हमने 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स के लिए फूड आइटम को टेस्ट किया। पहला है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, राइट। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स, इसके अलावा दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी हैं जैसे कि विटामिन्स हो गए और मिनरल्स हो गए। दिस आर प्रेजेंट इन आवर फूड, और ये हमारे फूड में प्रेजेंट होता है, फूड आइटम में। वाई डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स? हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों है? तो आपको पता है कि हमारा जो बॉडी है उसका अलग अलग, हर ऑर्गन का एक अलग अलग फंक्शन होता है। हर फंक्शंस के लिए एक अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है आपके बॉडी के लिए, बॉडी में, राइट। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खा के या प्रोटीन या फैट खा के आपकी बॉडी नहीं चलने वाली है, उसे कुछ मात्राओं में मिनरल्स और विटामिन्स की भी ज़रूरत है, और ये हमें दूसरे फूड आइटम्स से मिलते हैं जो हम सबसे कम क्वांटिटी में खाते हैं, राइट। बिकॉज ये एक माइनर
फूड भी आप कह सकते हैं, जो माइनर न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे बॉडी के लिए लगते हैं, बट इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट दैट आवर बॉडी रिक्वायर्ड, राइट। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिशन डू फॉर आवर बॉडी, दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स है इसके अलावा वो हमारे बॉडी में क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। इंस्टेंट एनर्जी बोले तो कार्बोहाइड्रेट हमें प्रोवाइड करती है, फैट जो है वो हमें एनर्जी देती है। इनफैक्ट फैट गिव्स मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर आप कार्बोहाइड्रेट से फैट को अगर कंपेयर करोगे तो फैट हमें मच मोर एनर्जी देती है देन कार्बोहाइड्रेट। तो फूड कंटेनिंग फैट्स, इसीलिए बोला जाता है फैट कंटेंट फूड जो है वो कम खाना चाहिए, बिकॉज आपके बॉडी को जितना रिक्वायर्ड है अगर आप उससे ज़्यादा फैट देते हो तो मोटापा बहुत ईजिली बढ़ जाता है। एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, और इसे एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ, प्रोटीन जो है वो ग्रोथ मतलब ग्रोथ होने के लिए, बढ़ने में आपको हेल्प करता है, आपके बॉडी को रिपेयर करने में हेल्प करता है, एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके बॉडी में कुछ चोट लगी है या फिर कुछ भी हुआ है तो उसे जल्दी रिपेयर कौन करता है, प्रोटीन करता है। फूड प्रोटीन्स तो यहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेटेड जो फूड है उसके बारे में बताया गया है। सम सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट किस में है, शुगर कैन में, पपाया में है, मेलन में है, मैंगो में है, मेज़ में है, बाजरा में है, राइस में है, व्हीट में है, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो में है। ठीक है, इसमें आपको ईजिली कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगी। वेयरएज यहाँ पे फैट की अगर हम बात करें तो आपको हर ऑयल में, मस्टर्ड ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल, इसके अलावा ग्राउंड नट, तिल और नट्स में जो आप काजू बादाम खाते हैं उसमें भी आपको अच्छी मात्रा में फैट्स मिलते हैं। नाउ अगर हम प्रोटीन की सोर्स की बात करें तो ये आपको प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स दोनों से मिल सकता है, जैसे कि बटर हो गए, मिल्क हो गया, घी हो गया, एग्स हो गया, फिश हो गया और मीट हो गया। ये क्या है, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है आपके बॉडी के लिए। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज से पहले यहाँ पे दो वर्ड्स है, फूड प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड अ बॉडी बिल्डिंग फूड। फूड प्रोटीन को भी बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। ठीक है, इससे बॉडी बनती है। मोस्टली जो जिम वर्कर्स होते हैं जिनको मसल्स गेन करना होता है वो प्रोटीन रिच फूड खाते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन का सोर्स आपको प्लांट बेस्ड एंड एनिमल बेस्ड अलग अलग करके बताया गया है। अगर हम प्लांट बेस्ड की बात करें तो मूंग दाल में, ग्राम में, तूर दाल में, बीन्स में, ये आपको इजीली, सोयाबीन में, पीज में आपको इजीली प्लांट बेस्ड प्रोटीन मिल जाएगा। उसके अलावा एनिमल बेस्ड की बात करें तो मिल्क जो है, मिल्क में है, फिश में है, मीट में है, पनीर में है, एग में है, तो ये एनिमल बेस्ड प्रोटीन है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द फूड, मतलब जिस तरीके का लोग खाना पसंद करते हैं, वेदर दे आर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, उससे रिलेटेड लोग क्या करते हैं, प्रोटीन कंज्यूम करते हैं। प्रोटीन इज़ वेरी रिक्वायर्ड फूड इन आवर बॉडी। विटामिन्स हेल्प, और छोटे बच्चों को तो ये सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड रहती है बिकॉज वो ग्रोथ हो रही होती है उनमें। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर फूड अगेंस्ट डिजीज़। अगर हमें डिजीज़ से बचाने में अगर किसी न्यूट्रिएंट्स का काम है तो वो है विटामिन जो है हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है किसी भी डिजीज़ से। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन से हमारी आइज, बोन्स, टीथ और गम्स हेल्दी होते हैं। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड, विटामिन्स जो है वो बहुत ही डिफरेंट काइंड के होते हैं। ठीक है, नोन बाय डिफरेंट नेम्स, और उन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि सम ऑफ दिस विटामिन्स आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर विटामिन की बात करें तो वो कौन कौन से हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। दिस इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और ये सारे ग्रुप ऑफ विटामिन्स हैं और बी कॉम्प्लेक्स भी इसे कहा जाता है। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन, हमारे बॉडी को हर टाइप्स के विटामिन की ज़रूरत होती है। ठीक है,
इन स्मॉल क्वांटिटी। जैसे कि विटामिन ए की अगर हम बात करें तो विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी हमारे बॉडी को फाइट करने में, डिजीज से फाइट करने में हेल्प करता है। एंड ये सारे विटामिन किस चीज़ में है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। विटामिन डी की अगर हम बात करें तो विटामिन डी हमारे बॉडी में हेल्प करती है आवर बॉडी टू यूज़ द कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स एंड टीथ। जो मतलब मान लीजिए कि आप अगर दूध पीते हैं तो उस दूध को पचाने के लिए और उस दूध को यूज़ करने के लिए विटामिन डी जो है वो क्या करता है, विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम का यूज़ करने में हेल्प करता है, जिससे हमारे बोन्स और टीथ जो है वो स्ट्रांग हो रहे होते हैं। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स, जो फूड रिच इन डिफरेंट विटामिन्स होते हैं वो आपको नीचे दिखाए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा फिगर 1.6 एंड फिगर 1.9 में, और चलिए देखते हैं। फिगर 1.6 में दिखाया गया है पपाया, कैरेट, मैंगो। इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, विटामिन ए का अच्छा सोर्स है। अगर हम विटामिन बी की बात करें तो राइस, लीवर एंड बीट, इसमें आपको विटामिन बी मिल जाती है। ठीक है, अगर हम विटामिन बी के अदर सोर्सेस की बात करें तो आपको गुआवा, जिसे हम पेरू कहते हैं, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, टोमेटो एंड ऑरेंज में आपको विटामिन बी मिल जाती है, और विटामिन सी मिल जाती है। उसके अलावा अगर हम विटामिन डी के बारे में बात करें तो विटामिन डी आपको किससे मिलती है, फिश, एग, लीवर, मिल्क, बटर से आपको विटामिन डी मिल जाती है। तो ये बहुत ही कम क्वांटिटी में हमारे बॉडी में रिक्वायर्ड होती है, तो ठीक है, उस हिसाब से बहुत अच्छा है कि इतने में आपको विटामिन जो है वो मिल जाती है एंड आपको कंज्यूम करना चाहिए। नाउ मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। जैसे विटामिन हमें स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत होती है, वैसे मिनरल्स भी आपको स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत होती है। ईच वन इज़ एसेंशियल, और हर मिनरल जो है वो बहुत ही एसेंशियल है आपके बॉडी के लिए। ठीक है, आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर विटामिन डी। हमारी बॉडी की खासियत ये है कि वो विटामिन डी भी प्रिपेयर कर सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नाउ अ डेज इनसफिशिएंट एक्सपोजर टू सनलाइट इज कॉजेज विटामिन डी डेफिशिएंसी इन मेनी पीपल। अब आप देखिए, बहुत कम सनलाइट के प्रेजेंस होने की वजह से अब आजकल लोग क्या करते हैं, बहुत ही कम धूप में जाते हैं, जिसकी वजह से उनको अच्छी तरीके से उनकी बॉडी जो है विटामिन डी बना नहीं पा रही है, उसकी डेफिशिएंसी हो रही है बहुत सारे लोगों को। अगर आपने देखा होगा फॉरेन कंट्री में लोग जो है ना सन बाथ लेना पसंद करते हैं। वाई? बिकॉज विटामिन डी जो है वो डायरेक्टली वो कंज्यूम करने से अच्छा है कि आपकी बॉडी विटामिन डी खुद प्रिपेयर करे। और हमारे पास इतनी मात्रा में चीज़ें होने के बाद भी हम सनलाइट में जाना पसंद नहीं करते। ओके, फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 1.10। तो यहाँ पे देखिए 1.10 में आपको कुछ सोर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स बताए गए हैं। ठीक है, टेबल 1.10 दिस वन। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सम सोर्स ऑफ आयोडीन, आपको आयोडीन का सोर्स अगर बोले तो आपको जिंजर से एंड फिश जो सी फूड है उससे आपको आयोडीन का अच्छा सोर्स मिल सकता है। वहीं पे अगर फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस आपको किससे मिलेगा, मिल्क से मिलेगा, बनाना से मिलेगा, है कि नहीं। ये सारी चीज़ों से आपको फॉस्फोरस मिलेंगे। यहाँ पे ग्रेन्स है, ग्रेन से भी आपको फॉस्फोरस मिलेंगे। आयरन जो है, आयरन रिच फूड की अगर हम बात करें तो पालक है, एप्पल है, पियर है एंड यहाँ पे मीट है। दिस इज़ द गुड सोर्स ऑफ आयरन जो हमारी बॉडी में बहुत ही ज़रूरत है, उसकी भी अपनी फंक्शनिंग है कि नहीं। आयरन का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इससे आपका ब्लड बनता है ना। मिल्क एंड एग भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। इसमें बहुत गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम है एंड कैल्शियम आपको पता है कि हमें हमारी बॉडी में बोन्स, टीथ, गम्स, ये सारी जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो कैल्शियम के वजह से ही होती हैं,
है कि नहीं। प्रोटीन जो है वो मेजर सोर्स है जो हमें इससे मिलता है, लेकिन उस प्रोटीन से हमें क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है, भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि कैल्शियम को डाइजेस्ट करने के लिए और आपके कैल्शियम बनाने के लिए आपके बॉडी में विटामिन डी की जो ज़रूरत है वो विटामिन डी का यूज़ किया जाता है। इसके बारे में और जो है आप आगे के क्लासेस में पढ़ोगे। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। बहुत सारे जो फूड होते हैं उसमें एक से ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग ऑफ योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 1.2। जब टेबल 1.2 में आप जब अपनी रिकॉर्डिंग देख रहे थे, मतलब अपनी ऑब्जर्वेशन देख रहे थे, उसमें से आपको पता चला होगा कि एक फूड में एक से ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। However, in the given raw material of one particular nutrients may be present in much larger quantity than in other। तो ऐसा हो सकता है कि एक फूड है जिसमें मान लीजिए एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि अगर आप मान लीजिए एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि अगर आप दाल की बात करें तो दाल अगर छिलके के साथ हो तो उसमें प्रोटीन के साथ साथ आपको डाइटरी फाइबर भी मिलती है जो आपके बॉडी को साफ़ सुथरा रखने में हेल्प करती है। तो एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो सकती है, लेकिन प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द डाइटरी फाइबर। समझ में? तो कोई भी एक फूड जो है अगर आप ले रहे हो तो उसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो सकती है, लेकिन एक जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में होगी, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो जाए, प्रोटीन हो जाए या फैट हो जाए, है कि नहीं। विटामिन एंड मिनरल बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं। फॉर एग्जांपल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट। राइस में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है देन अदर न्यूट्रिएंट्स। दस वी कैन से दैट द राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट एंड रिच सोर्स ऑफ फूड। तो इसीलिए हम बोलते हैं राइस जो है वो रिच सोर्स ऑफ फूड है और इसमें ज़्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है, ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट्स, अगर इसके अलावा कोई न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो हम आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर एंड वाटर। हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर और वाटर की भी बहुत ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर की अगर हम बात करें तो उसे हम रफेज के नाम से भी जानते हैं। डाइटरी फाइबर इज़ ऑल्सो नोन एज रफेज, और रफेज मेनली प्रोवाइड करता है प्लांट प्रोडक्ट जो होते हैं ना, उससे हमें रफेज मिलता है इन आवर फूड। ठीक है। होल ग्रेन्स की अगर हम बात करें, होल ग्रेन्स मतलब अनाज की अगर हम बात करें तो पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल आर द मेन सोर्स ऑफ रफेज। रफेज का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि आप अंदर का चीज़ें खा लें और ऊपर की चीज़ें ऐसे ही फेंक दें। जैसे कि अगर पोटैटो की बात करें तो पोटैटो में लार्ज क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, लेकिन उसके जो छिलके होते हैं अगर आप उसके साथ पोटैटो खाते हैं तो आपको डाइटरी फाइबर मिलता है। पल्सेस जैसे कि दाल की मैंने बात की, दाल अगर छिलके वाली हो तो उसमें आपको डाइटरी फाइबर मिलेगा, नहीं तो सिर्फ आप प्रोटीन का ही सोर्स खाओगे। जैसे कि फ्रेश फ्रूट की बात करें तो फ्रेश फ्रूट में अगर आप ऑरेंज खा रहे हैं तो ऑरेंज का पील तो हम खाते नहीं हैं, लेकिन अंदर की जो चीज़ें होती हैं अगर वो हम पूरी तरीके से बीज हटा के दूसरी चीज़ें खाएँ तो उसमें हमें डाइटरी फाइबर मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल एप्पल ले लीजिए, एप्पल अगर आप छिलके के साथ खा रहे हैं तो आपको डाइटरी फाइबर मिलेगा। समझ में आया? रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट। रफेज जो है वो आपको कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं देता है टू आवर बॉडी, बट इट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फूड। बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है हमारे फूड का। एंड ऐड टू इट्स बल्क, एंड इसे हमें बल्क में नहीं लेकिन क्वांटिटी में ज़रूर खाना चाहिए। दिस हेल्प आवर बॉडी टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। हमारी बॉडी में चपचपा लसलसा चीज़ें बहुत ज़्यादा है। जब हम सॉफ्ट चीज़ें खाते हैं ना तो डाइटरी फाइबर है जो है वो एक तरीके से आपकी बॉडी को अंदर से स्क्रबिंग करती है और अनडाइजेस्टेड फूड की तरफ वो बाहर निकालती है। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो कोशिश करें कि सलाद जो चीज़ें हैं आप छिलकों के साथ अगर जो चीज़ खा सकते हैं तो उसे आपको छिलकों के साथ खाना चाहिए। एंड डाइटरी फाइबर अपने फूड में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लार्ज अमाउंट में एक ही तरीके का अगर न्यूट्रिएंट खाते हो तो वो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी, अगर आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, मोस्टली हमारे घर में दाल चावल ये सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट ही है। दाल जो है वो प्रोटीन है और जो चावल चपाती ये सब कार्बोहाइड्रेट ही है। तो उसके साथ डाइटरी फाइबर में आप क्या ऐड कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। आप स्प्राउट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो कुछ ऐसे रॉ वेजिटेबल्स है जो हम खाते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी डाइटरी फाइबर जो होगी वो रीच होगी फूड में और आपकी हेल्थ मोस्टली ज़्यादा
बेटर होगी, अंदर से जो आपकी बॉडी है वो क्लींजिंग होते रहेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वाटर हेल्प आवर बॉडी टू ऑब्जॉर्व न्यूट्रिएंट। वाटर जो है हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ऑब्जॉर्व करने का काम करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट द सम वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। तो ये हमारी बॉडी से कुछ गंदगी को भी बाहर फेंकने का काम करता है इन इन अ वे ऑफ यूरिन एंड स्वेट। यूरिन का बोले तो पेशाब, और स्वेट का बोले स्वेट की बात करें हम तो पसीना की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, पसीना के थ्रू या फिर यूरिन के थ्रू जो गंदगी है वो बाहर की तरफ थ्रो करती है। इसलिए वाटर भी हमें ज़्यादा क्वांटिटी में पीने के लिए कहा जाता है ताकि हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहे एंड क्लीन रहे। नॉर्मल वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक। बहुत सारी जो ड्रिंक है जो हम पीते हैं उससे हमारी बॉडी को लिक्विड मिल जाती है, राइट। जैसे कि वाटर हो गया, मिल्क हो गया, टी हो गया। इन एडिशनल हम बात करें, वी नीड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। और हम जब सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, तो उसमें हम ऑलरेडी वाटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को वाटर मिलता रहता है। लेट्स सी इफ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। चलिए इसके अलावा हम देखते हैं कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हमारी बॉडी को वाटर मिलती है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है जिसे हम पढ़ेंगे। टेक ए टमाटो और अ फ्रूट लाइक लेमन। अगर आप चाहे तो एक टोमेटो ले लो, नहीं तो आपके पास लेमन होगा तो लेमन ले लो। कट इनटू अ स्मॉल पीसेस, उसे स्मॉल पीसेस में काट लो। डू योर हैंड गेट वेट वाइल डूइंग सो। क्या आपका हाथ गीला होता है इसे कट करते समय? तो अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे, वेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, जब भी फ्रूट्स या वेजिटेबल को कट करते हो या पील करते हो या ग्रेट करते हो या उसको मैश करते हो, है कि नहीं, तो at your home, do you find any fresh vegetable or fruit that do not contain? क्या आपने कोई भी ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देखे हैं जिसमें वाटर नहीं है? तो नहीं, मोस्टली तो ऐसे नहीं देखे होंगे, बिकॉज हमारे जितने भी फूड मटेरियल हैं उसमें वाटर भरपूर मात्रा में होती है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर। हमारी बॉडी की जो ज़रूरतें हैं पानी से रिलेटेड वो इस फूड को खाने से भी कंप्लीट होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम। और बहुत सारा कुकिंग करते समय बहुत सारा पानी हम वैसे भी अपने फूड आइटम्स में डालते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड रहती है लॉन्ग टाइम तक। बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि किस तरीके से हम अपना पोषक तत्व बराबर क्वांटिटी में खाएं, जिसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट, द फूड वी नॉर्मली ईट इन डे इज़ आवर डाइट। जो हम नॉर्मली दिन में खाना खाते हैं उसे हम डाइट करते हैं, जो हमारे ग्रोथ और मेंटेनेंस और गुड हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स। हमारे डाइट में सारी तरीके की न्यूट्रिएंट्स होनी चाहिए जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है। in right quantity, not too much of one and not too little of the other। ना ही कोई ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कोई कम होना चाहिए। डाइट जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, गुड अमाउंट ऑफ रफेज होना चाहिए उसमें, और वाटर होना चाहिए, जिसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं, जिसमें बराबर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल, रफेज, वाटर की क्वांटिटी बहुत ही नापतोल होनी चाहिए, जिसे हम बैलेंस डाइट कहेंगे। अगर आप एक ही तरीके का खाना खाते हो तो उसे बैलेंस डाइट नहीं कहा जाएगा। ठीक है। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? डू यू ऑल्सो? क्या आपको ऐसा लगता है कि सेम सारे एज के लोगों को एक ही तरीके की डाइट की ज़रूरत है? मुझे तो नहीं लगता। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थिंक दैट व्हाट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट। हमें बैलेंस डाइट के लिए क्या चाहिए? वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू। क्या हमें बैलेंस डाइट के साथ साथ हमें फिजिकल वर्क पे भी डिपेंड होना चाहिए? प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट। एक चार्ट बना लो कि आप क्या क्या खाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक। एक हफ्ते में आप क्या क्या खा रहे हो। चेक कीजिए कि वेदर आपकी जो न्यूट्रिएंट्स मेंशन है, जो आपने एक चार्ट बनाई है, उसमें सारे वो फूड है जो एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स को कंप्लीट करती है। ठीक है। एंड जिसमें पल्सेस होना चाहिए, ग्राउंडनट होना चाहिए, सोयाबीन होना चाहिए, स्प्राउटेड सीड जिसे हम मोड़ मटकी कहते हैं मराठी में, और मूंग एंड बंगाल ग्राम जिसे हम चना दाल कहते हैं। फर्मेंटेड फूड होने चाहिए जैसे कि साउथ इंडियन खाते हैं, जैसे कि इडलीज हो गए, अप्पम हो गए। अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर, बहुत सारे
फ्लावर्स की कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, जैसे कि मिस्सी रोटी, थेपला मेड फ्रॉम द सीरियल्स एंड द पल्सेस। और उसके साथ साथ दूसरी भी चीज़ें इंक्लूडेड होनी चाहिए, जैसे कि फ्रूट्स में हो गए बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मेनी न्यूट्रिएंट्स। ये सारी चीज़ों से हमें बहुत तरीके के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस्ड डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। अगर कोई बैलेंस डाइट खाना चाहे तो बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए भी वो एक बैलेंस डाइट खा सकते हैं। लोगों को लगता है अच्छा खाना महंगा होता है, बट नहीं, अच्छा खाना जो है वो बहुत ही ईजिली अवेलेबल होता है। आपके आसपास के वातावरण में बहुत जल्दी मतलब ईजिली उगता भी है, और वही चीज़ आपके बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही हेल्दी है। इसीलिए कहा जाता है कि सीजनल फ्रूट्स खाया करो, सीजनल वेजिटेबल्स खाया करो, क्योंकि जो रेफ्रिजरेटेड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं इट डोंट हैव अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच विल गुड फॉर योर हेल्थ। इट इज अगर सीजनल है तो वो किसी वजह से सीजनल है, सीजन में आ रहा है और आपके बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट एनफ। एक ही तरीके का खाना खाना काफ़ी नहीं है। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड, और कुक्ड होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको मैं एक बात बताती हूँ, आपको पता है कि नहीं पता है, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। आम के सीज़न में बहुत गर्मी होती है, राइट? गर्मियों के टाइम में हमें आम मिलता है, और आम भी बहुत गर्म है, बिकॉज़ वो आम जो है वो गर्मियों के सीज़न में आता है, तो उसका जो नेचर है वो बहुत ही गर्म है। इसीलिए बहुत लोग आम लाने के बाद उसे ठंडे पानी में डाल के रखते हैं, ताकि उसका जो गर्माहट है, जो उसके अंदर जो गर्म है, वो हीट हमारे बॉडी में ना जाए। बिकॉज़ अगर वो हीट अगर हमारे बॉडी में जाएगा, ऑलरेडी समर का टाइम चल रहा होता है, हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा हमारे बॉडी से, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, पानी, इवन तरबूज को भी पानी में डुबो के रखते हैं, ताकि उसकी जो हीट है वो बाहर निकल जाए और वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा हो। और जब मौसम ख़त्म हो रहा होता है, बारिश का मौसम आ रहा होता है, तो जामुन जो है वो आने लगता है उस सीज़न में। और माना जाता है कि अगर मैंगो मैंगो खा के जब आपकी बॉडी में हीट बढ़ जाती है, तो जामुन खाने से आपकी बॉडी जो है ठंडक पड़ती है। ऐसे पुराने लोग कहते हैं। आप भी ऐसा मानते हैं कि नहीं, ज़रूर बताइएगा मुझे, आपके घर में ऐसा माना जाता है कि नहीं, कि जामुन जो है वो आपकी जो हीट आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हुई है आम खा के, उसे कम करने के लिए ही वो उस सीज़न में आपके लिए बहुत ही चमत्कारी होता है। ऐसा हमारे घर के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो कहते हैं। तो आपके घर में ऐसा बोला जाता है कि नहीं, ज़रूर बताइएगा। नाउ पहेली wonders whether animals food also consist of this different component and do they also need a balanced diet। अब पहेली के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा है, क्या एनिमल्स को भी एक ही तरीके की कंपोनेंट, मतलब एक ही तरीके का खाना खाते हैं, या वो भी बैलेंस डाइट खाते हैं? आपको क्या लगता है? प्रॉपरली, सो दैट इट न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट, ताकि न्यूट्रिएंट्स जो है वो लॉस्ट ना हो जाए। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड द प्रिपरेशन? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे ना आपको रॉ खाना चाहिए। अगर आप उसे कुक करके खाओगे ना, मोस्टली तो खाना कुक करके खाने से जो कच्चे की वेजिटेबल्स होती है या फ्रूट्स होते हैं, उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो लॉस्ट हो जाते हैं। इसीलिए जो चीज़ हम कच्चा खा सकते हैं उसे हमें कच्चा ही खाना चाहिए, बिकॉज़ उसके न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट नहीं होते हैं और आपको उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। लेकिन कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिसे कुक किए बिना हम नहीं खा सकते, तो वैसे चीज़ों को हमें ध्यान देना चाहिए कि हम उसे ओवर कुक ना करें। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड, अगर वेजिटेबल्स और फ्रूट को वॉश किया जाए कट करने से पहले या छीलने से पहले, तो भी हम न्यूट्रिएंट्स को लॉस्ट होने से बचा सकते हैं, इसमें ये कहा गया है। तो आप लोग कभी भी सब्जियों को काट रहे हो, अगर फ्रूट्स को काट रहे हो, तो पहले धो ले ऊपर से एंड फिर उसे कट करें। मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ विटामिन्स, अगर आप इसे काट के धोते हो तो उसके विटामिन्स जो है वो लॉस्ट हो जाते हैं। द स्किन ऑफ मेनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स, और बहुत सारे जो स्किन होते हैं वेजिटेबल्स के वो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं उसमें। और सिमिलरली अगर आप उसे कंटिन्यूसली वॉश कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ एक एग्जाम्पल, रिपीटेड वॉशिंग
वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम। अगर हम लगातार राइस और दाल को धो रहे हैं कुक करने से पहले, तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स और विटामिन्स है वो भी वॉश्ड अवे हो जाता है। तो इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि हमें कोई भी चीज़ को ओवर वॉश्ड ना करें। वी ऑल नो दैट द कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ द फूड एंड मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट। कुकिंग जो है वो फूड के जो टेक्सचर है, टेस्ट है, उसे बहुत अच्छा कर देता है, जिसके वजह से हम उसे ईजियरली डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इज़ द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप कुक करते हो तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी लॉस हो जाते हैं। Many useful protein or considerably amount of minerals are lost if the excess water is used during cooking and it's then thrown away। बहुत लोग क्या करते हैं, दाल जो है, दाल उबालते हैं, मीन्स दाल कुक करते हैं और दाल का पानी फेंक देते हैं। राइस कुक करते हैं, राइस का पानी फेंक देते हैं, एक्सेस पानी। तो उसके वजह से उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होती है वो लॉस हो जाती है या कम हो जाती है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि हम ऐसा ना करें, क्योंकि इससे हमारे जो न्यूट्रिशन लेवल है फूड का वो कम हो जाता है। विटामिन सी गेट ईजिली डिस्ट्रॉय। विटामिन सी जो है बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाती है अगर उसे हम कुक करें। वॉट इड नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट। और उसके साथ साथ हमें जो सेंसिबल फूड होता है विच सेंसिबल इट टू इंक्लूड सम फ्रूट, और हमें कुछ फ्रूट्स जो है, कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल जो है हमारे डाइट में रॉ मीन्स कच्चा ही खाना चाहिए, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसका न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल हो सके। Bujo thought that the fat would be the best food to eat all the time. A katori bowl of fat will give you much more energy than a katori of carbohydrate rich food, isn't it? So he ate nothing but food rich in fat, fried food like samosa, puri, malai, rabdi and peda। स्वीट्स में अगर हम बात करें तो स्नैक्स में समोसा, पूरी। तो यहाँ पे देखिए बराबर है, फैट जो है इट गिव्स मोर एनर्जी टू योर बॉडी, बट फैट जो है वो लेस अमाउंट में आपके बॉडी के लिए ज़रूरत होती है। अगर आप ज़्यादा अमाउंट में खाएंगे तो ये आपके बॉडी से बाहर निकलने में बहुत ही मुश्किल होगी, और ये फैट जो है आपके बॉडी में एज अ चर्बी की तरह जम जाएगी, जिससे आपकी बॉडी मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, आपके हेल्थ इश्यूज़ बढ़ेंगे। उसकी जगह पे कार्बोहाइड्रेट जो है वो इंस्टेंट एनर्जी गिविंग फूड है, और वो बहुत जल्दी ही, जैसे जैसे आप काम करोगे वैसे वैसे वो बहुत जल्दी ही एज अ फ्यूल की तरह काम करता है और ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट में अगर आप कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करोगे तो वो भी फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए ध्यान दें कि आप फूड उतना ही खाएं जितना आपको रिक्वायर्ड है। कार्बोहाइड्रेट मेजर इंग्रेडिएंट है, प्रोटीन मेजर इंग्रेडिएंट है, फैट्स मेजर इंग्रेडिएंट है। इट डजंट मीन कि आपको इसे ज़्यादा अमाउंट में खाने की ज़रूरत है, ज़्यादा अमाउंट में खाई जाए तो वो आपके बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ठीक है। डू यू थिंक ही वॉज राइट? नो, वो बिल्कुल राइट नहीं है, ऑफ कोर्स नॉट। इट ऑलवेज बी हार्मफुल फॉर अस to eat too much of fat rich food, and it may end up of suffering from a condition called obesity। तो यहाँ पे बोला गया है कि नहीं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है ज़्यादा अमाउंट में फ़ैट खाना, क्योंकि आप ज़्यादा अमाउंट में अगर फैट रिच फूड खाओगे तो आप ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम से जूझोगे। ठीक है। नाउ डेफिशिएंसी डिजीज, व्हाट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज? डेफिशिएंसी का मतलब होना, कमतरता से हुई बीमारियों को हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ की कमतरता हो गई, मतलब कोई भी विटामिन्स मिनरल्स आपके बॉडी में कम हो गया तो वो तुरंत आपके बॉडी में उस बीमारी से दिख के आ जाता है। अ पर्सन मे बी गेटिंग एनफ फूड, अगर एक पर्सन को बहुत ही एनफ फूड मिलता है खाने के लिए, बट सम टाइम द फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, लेकिन मान लीजिए कि उस फूड में पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो है उसकी कंटिन्यूसली कमी आ रही है, ठीक है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो आप देखोगे कि उस पर्सन को डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती है। बहुत सारे बच्चे खाना तो ठीक से खा रहे होते हैं लेकिन उनके गाल में चट्टे आते हैं,
वाइट वाइट जो है ना पैचेस आने लगते हैं, उनके बाल जो है वो वाइट होने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें डेफिशिएंसी डिजीज़ की वजह से ही होती है। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉजेज डिजीज़ एंड डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। अगर आपके बॉडी में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स बार बार कम मात्रा में पाई गई तो आपको कोई बीमारी हो सकती है। डिजीज़ दैट ऑकर ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अगर ज़्यादा दिनों तक लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स रहेगी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो आपको डेफिशिएंसी डिजीज़ हो सकती है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप सारा जो फूड है एक गुड अमाउंट में खाएं ताकि आपकी बॉडी को कंटिन्यूसली गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिल सके और आप अच्छे तरीके से नरिश हो सको। ठीक है। इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन, अगर एक पर्सन को इनफ प्रोटीन ना मिले एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक तो ही और शी इज़ लाइकली टू हैव स्टंट ग्रोथ, उनकी ग्रोथ कम हो जाती है, उनकी फेस जो है वो स्वेलिंग में होना मतलब फूला फूला सा दिखना, डिस्कलरेशन होगा उनके हेयर का, उनकी स्किन प्रॉब्लम जो है वो बढ़ेगी और डायरिया जैसी भी समस्या देखने को मिल सकती है। इफ़ द डाइट इज़ डिफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, और किसी के डाइट में अगर डिफिशियंसी है, कार्बोहाइड्रेट भी है प्रोटीन भी है और ज़्यादा दिन तक वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का सोर्स अच्छे से नहीं ले रहा है तो उसकी ग्रोथ तो स्टॉप होगी कम्प्लीटली। लेकिन उस पर्सन को आप देखोगे कि वो बहुत पतला दुबला और बहुत ही वीक लगेगा जैसे कि वो बीमार है, और ही शी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव, और वो ठीक तरीके से मूवमेंट भी अपनी बॉडी का नहीं कर पाएंगे। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स, अगर बहुत सारे विटामिन्स की डेफिशिएंसी है, मिनरल्स की डेफिशिएंसी है तो उससे आपको देखने को मिलेगा कि उनमें कोई डिसऑर्डर हो रहा है, कोई डिजीज़ हो रही है जो कंटिन्यूसली वो बीमार पड़ रहे हैं, जो हमने टेबल 1.3 में मेंशन किया है। ऑल द डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट, और हर तरीके की बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं एक सिर्फ बैलेंस डाइट से। तो इस चैप्टर में in this chapter we asked ourselves the reason why widely varied food form the different food region had a common। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इस चैप्टर में हम we asked ourselves, हमसे ये हमें रीज़न पूछना है कि डिफरेंट वेराइटी ऑफ फूड क्यों है डिफरेंट रीजन में, had a common, right? ना सम डिजीज़ और डिसऑर्डर की बात करें कॉजेज बाय द विटामिन्स, तो यहाँ पे कुछ ऐसे डिजीज़ एंड डिसऑर्डर के बारे में आपको बताया गया है जैसे अगर कम हो जाए तो आपको किस किस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि अगर आपको विटामिन ए की कमी है तो आपको दिखना कम हो जाएगा, आपकी विजन पुअर हो जाएगी, आपके लॉस ऑफ विजन, डार्कनेस, रात के टाइम में आपको देखने में प्रॉब्लम होगी, सम टाइम कभी कभी आपकी आंखों की पूरी रोशनी जा सकती है। तो कोशिश करें कि विटामिन ए का जो सोर्स है फूड का वो आप अच्छे मात्रा में लें ताकि आपकी बॉडी जो है, आपकी आंखें जो है वो मतलब क्या बोलते हैं उसे, आपकी आंखें जो है उसकी पावर जो है वो अच्छी रहे। विटामिन B1 की अगर कमी होगी तो आपको बेरी बेरी जैसी डिजीज़ेस करना पड़ सकता है जिसमें आपकी मसल्स जो है वो वीक हो जाएगी, आपको बहुत ही लिटिल एनर्जी महसूस होगी जब आप काम करोगे। अगर आपको विटामिन C की प्रॉब्लम है तो आप स्कर्वी जैसी प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। ब्लीडिंग गम्स, जब ब्रश करेंगे तो आपके मुंह से खून निकलना वो टेक अ लॉन्गर टाइम टू हील, जिसे हील होने में बहुत टाइम लग सकता है। अगर हम विटामिन D की बात करें तो आपको रिकेट जैसी प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें आपकी जो बोन है वो सॉफ्ट हो जाएंगे और बहुत जल्दी बेंट हो जाएंगे। तो बहुत लोगों की हड्डियां बहुत टूटती है, छोटे बच्चों की स्पेशली, तो उनको विटामिन D पे बहुत ध्यान देना चाहिए। सुबह की जो रोशनी होती है, सुबह की रोशनी, मान लो कि सुबह की रोशनी 6 बजे से लेके 8 बजे तक जो रोशनी होती है वो आपके बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी होती है। कोशिश करें कि आप विटामिन D एक अच्छी भरपूर मात्रा में आप लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कैल्शियम की कमी से भी आपके बोन और टूथ डिके होते हैं। डिके होना का मतलब होता है कीड़े लगना। ओके, डिके होना, खराब होना, वीक बोन्स होने लगेंगे और टूथ में कीड़े लगने लगेंगे, डिके होगा। आयोडीन की कमी से आपको गॉइटर हो सकता है जो गले में होता है, गला सूज जाता है लोगों का क्योंकि एक ग्लैंड है आपके नेक में और वो जो है वो फूल जाता है।
मेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकती है किसी बच्चे में अगर उसे भरपूर मात्रा में आयोडीन नहीं दिया जाए तो। आयरन के कमी से एनीमिया जैसी बीमारी हो सकती है और उससे आपको वीकनेस फील हो सकता है। तो इससे दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड इंश्योर दैट आवर मील्स हैव अ बैलेंस्ड ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय आवर बॉडी। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन से हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हमारे बॉडी में एक भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होनी चाहिए जो हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड है। देखिए आप क्लास 6 में हैं, क्लास 6 के बच्चों के लिए न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसे अच्छे से जान जाओगे तो आप अपनी बॉडी को किस तरीके से बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स देना है, कौन सी चीज़ आपके लिए बेटर है, कौन सी चीज़ बेटर नहीं है, वो आप बहुत इजीली समझ पाएंगे। क्योंकि कैसे है, हर बार पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी नहीं होती है आपको बैलेंस डाइट खिलाना, क्योंकि अब आप भी बड़े हो रहे हैं, आपको भी अपने बैलेंस डाइट पे ध्यान देना चाहिए। आप कोशिश करें कि आप अपने हेल्थ को अच्छा रखें, बिकॉज आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी, जिसकी वजह से आपका पढ़ाई में भी ध्यान रहेगा, आप बीमारियों से भी दूर रहोगे और आप हर चीज़ों को बेटर तरीके से कर पाओगे। ठीक है। और वैसे भी हमारे आसपास के जितने फूड है वो अब तो ऑर्गेनिक रहे नहीं, उसमें ऑलरेडी इतने सारे केमिकल्स है। केमिकल्स होने के बावजूद भी लेकिन अगर हम अच्छा फूड नहीं खाएंगे तो वो हमारी हेल्थ को ख़राब करेगा। और लाइफ में ना अगर आप सबसे ज़्यादा अमीर होना चाहते हैं ना तो अगर आपको अपने लाइफ में ना अमीर भी बनना है ना तो उसके लिए सबसे पहले आपको हेल्दी होना रहेगा। क्योंकि अगर आप हेल्दी रहोगे तो आप अपने लाइफ में हर वो चीज़ अचीव कर पाओगे जो आप अपने लाइफ में चाहते हैं। तो होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये हेल्पफुल हो सके। और यही चैप्टर आपके ओलंपियाड में है तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, और कोई डाउट रह जाए तो डू आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। एंड जो नेक्स्ट वीडियो है इसका वो इस चैप्टर के एक्सरसाइज का है। यहाँ पे कीवर्ड्स दिए गए हैं तो कीवर्ड्स को पढ़ के कंप्लीट कीजिए, बिकॉज कीवर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो कीवर्ड्स दिए हुए हैं, कीवर्ड्स को पढ़िए, समझिए। हर वर्ड्स तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। पढ़िए, समझिए और समरी भी अच्छे से गो थ्रू कीजिए। और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय।